Hello guys, welcome to the biology class. This is Deepak. So we were discussing the chapter Cell the Unit of Life, and in this today's video we will be discussing about two membrane bound organelles, that is mitochondria and chloroplast. Before moving to this topic, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. फिर हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं. फिर हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा उसी ऑर्गेनेलीज में. And today we will discuss about mitochondria and chloroplast. So mitochondria is a double membrane bound structure and it was first observed by Kolliker and इसका जो name था mitochondria that was given by Benda. ये mitochondria सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है या फिर सारे लिविंग सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, जैसे ह्यूमन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक डिफरेंस भी रहता है कि प्लांट्स हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम रहता है, वेयर एज एनिमल्स रिक्वायर्स हाई एनर्जी. सो दैट्स वाई इन एनिमल सेल यू विल सी लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर पार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलेंड्रिकल शेप्ड, सॉसेज शेप्ड भी कहीं कहीं पे मेंशन होगा. तो एज आई सेड ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके जो अंदर की कैविटी है, जो अंदर की खाली स्पेस है, वो कहलाती है मैट्रिक्स. थोड़ा एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं. दिस आई हैव प्रोवाइडेड यू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये अलग अलग एस्पेक्ट में दो डायग्राम प्रोवाइड किए हैं. तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई. तो डबल मेम्ब्रेन हो गया, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, this one, this double membrane structure is called this portion is called as matrix. इस portion को matrix कहते हैं बेटा. ओके, सो नाउ कमिंग टू द आउटर मेम्ब्रेन. ये स्मूथ है. स्मूथ का मतलब है देखो कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे कोई इसमें फोल्डिंग्स नहीं है, एंड इट इज़ हाईली परमेएबल. मतलब जो इसकी किसी भी सब्सटेंस को परमिट करने की या अंदर बाहर जाने की जो एबिलिटी है वो इसमें ज़्यादा है, तो इसकी परमेबिलिटी हाई है. जब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन यहाँ स्मूथ नहीं होती है बेटा, इनर मेम्ब्रेन्स है फोल्डिंग. तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपको जो फोल्डिंग्स दिख रही हैं, दीज फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, और ये फोल्डिंग्स कहलाती हैं क्रिस्टी. सो एज आई मेंशन दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी. तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, इट इज़ लेस परमिएबल, राइट. तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन को ही ध्यान देना है कि इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं. अब फोल्डिंग्स होने का क्या लॉजिक है बेटा, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि विली सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सिमिलरली अब फोल्डिंग्स हैं तो आप देखेंगे इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है. दिस इज अबाउट द इनर मेम्ब्रेन. फिर अब इसी इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ को मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेम्ब्रेन, तो इस साइड को यहाँ पे in the inner side of the inner membrane you see some particles जिनको कहा जाता है ऑक्सीसोम्स, और F0 F1 पार्टिकल्स या F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. तो एक F0 F1 कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और फोल्डिंग्स में ये आपको कुछ ऐसा दिखता है. तो देखिए जैसे ये क्रिस्टी है, फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग की सरफेस में सिर्फ सपोज ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल. तो ये एक फोल्डिंग है इसकी क्रिस्टी, इसकी सरफेस में आपको क्या दिखेगा, यू सी बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल्स. अब ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. हर स्ट्रक्चर का एक हेड होता है, दिस यू सी इज द हेड पोर्शन, देन देयर इज अ स्टॉक पोर्शन एंड देयर इज अ बेस पोर्शन. तो बेस बेसिकली क्रिस्टी में एम्बेडेड रहता है, तो बेस को F1 कहा गया है, और जो इसका हेड वाला भाग होता है इसको F0 कॉम्प्लेक्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स consist of an enzyme that is called as ATP synthetase. ATP synthetase का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो ATP को सिंथेसिस करेगा. If you remember, we say mitochondria is the powerhouse of cell. तो हम कहते हैं, फिर हमने 10th में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस करता है, इट फॉर्म्स द एनर्जी करेंसी दैट इज कॉल्ड एज ATP. तो ये ATP इसलिए बना पाता है क्योंकि इसकी सरफेस में एक एंजाइम है जिसे कहते हैं ATP synthetase. That's why oxysomes or F0 F1 particles is important. Okay, I have mentioned it help in ATP synthesis.
अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये बीच का स्पेस है, ये वाला स्पेस कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद द फ्लूइड, जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का काम है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। मैट्रिक्स, जो सबसे अंदर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो जो ये आपको अंदर का पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन मैट्रिक्स कहलाता है, फ्लूइड पोर्शन है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि इस मैट्रिक्स में अपना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सर्कुलर डीएनए होता है। फॉर एग्जांपल ये आपको डीएनए दिख रहा है, ये थ्रेडेड स्ट्रक्चर है, बट होता कैसे फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड है। वैसे भी जो ह्यूमन डीएनए है या डीएनए हमेशा डबल हेलिकल ही होता है, तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, बट ये कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर है। अब जो डायग्राम में दिया है, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे रैंडम दिख रहा है, बट होता ये सर्कुलर के फॉर्म में है। प्लस दिस माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, और यहाँ पे एक बहुत खास बात है कि इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का है। एंड इफ यू रिमेंबर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये कुछ खास बात है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसका जो मैट्रिक्स है कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, डबल स्ट्रैंडेड, DS स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंड, circular DNA, and there is 70S ribosomes. Okay, coming to the function part, you all know that they are called as powerhouse. So why they are called as powerhouse? Because they are the main seat of aerobic respiration. In class 10th we have studied 3 different kind of respiration. So one is aerobic, and aerobic is in which the complete oxidation of glucose occurs along with formation of CO2, water and ATP. तो aerobic respiration में सबसे ज़्यादा ATP बनती है। Why? Because it occurs in the mitochondria, और mitochondria ATP किसकी वजह से बना रहा है, ATP synthase enzyme that is present in the F0F1 complex। दूसरा, फैटी एसिड्स के सिंथेसिस के लिए भी इसके मैट्रिक्स में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो इट्स अनदर फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये बॉडी में कैल्शियम आयंस के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। वेल स्टडी, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड वेरी मच इन द बॉडी, आपके बोन्स का कंपोनेंट भी कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। सो दैट इज ओके, दिस पोर्शन इज कवर्ड आई थिंक। अब इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आते हैं दूसरी ऑर्गेनेली पे जिसे कहते हैं प्लास्टिड्स। सो नाउ फर्स्ट व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ प्लास्टिड, तो रिमेंबर इट इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल एंड फ्यू प्रोटिस्ट। जैसे आपने यूग्लिना पढ़ा है, तो यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है, तो दैट इज प्लास्टिड। तो ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। थोड़ा शेप तो वेराई कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, एंड दैट टू प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। मींस प्लास्टिड आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। ये जो टर्म था सबसे पहले दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, एज आई टोल्ड यू डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ओवल शेप्ड है। अब समझते हैं जो इसके टाइप्स होते हैं। बेसिकली प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं बेटा, depending upon the presence of pigment or not. One is called as leucoplast, other is called as chromoplast, and the third one is called as chloroplast. अब ल्यूको, अगर आपको याद होगा WBCs को भी ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ये ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर्ड, क्रोम का मतलब ही होता है कलर, तो दे कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल। इनमें सारे पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल को छोड़ के। एंड द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। नाउ अब ल्यूकोप्लास्ट को समझते हैं। एज आई सेड ल्यूकोप्लास्ट हैव नो पिगमेंट। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं बेटा, सीड के, फ्रूट के और ट्यूबर के सेल्स में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज। अब आप रिलेट कर सकते हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट है प्लांट में वो या तो सीड में स्टोर होता है, जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी है, फ्रूट में या फिर ट्यूबर में। ट्यूबर का मतलब है पोटैटो का ट्यूबर होता है, राइजोम हो गया जिंजर का, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है तो इनका प्राइमरी फंक्शन है बेटा स्टोरेज करना, एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर स्टोरिंग, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर एक है इलेयोप्लास्ट, इसको लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं। तो लिपिडोप्लास्ट का मतलब से समझिए, लिपिड बोले तो फैट, तो ये किसको स्टोर करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। ऐसे ही लास्ट है आपका एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है बेटा प्रोटीन्स को स्टोर करना। तो
मेज का जो सीड होता है, उस सीड में जो एलिरॉन लेयर होती है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, दैट एलिरॉन लेयर कंसिस्ट ऑफ एलिरोप्लास्ट सेल्स, राइट। आते हैं अगले पिगमेंट पे, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। अब ये इनमें वो पिगमेंट आते हैं बेटा, क्लोरोफिल को छोड़ के बाकी सारे पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन, जब फ्रूट राइप हो जाता है तो उसका कलर येलो या ऑरेंज हो जाता है, पत्तियों का कलर चेंज होता है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो दिस क्रोमोप्लास्ट बेसिकली जो मेन क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट है वो है आपका कैरोटीनॉइड्स। तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो इसमें ये आपका बेसिकली येलो और ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। एंड वेन एवर द फ्रूट राइपन्स, जब भी फ्रूट राइप करता है तो वो राइपनिंग की वजह से उसमें कलर चेंज होता है। कोई भी फ्रूट स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होगा एंड लेटर ऑन इट गेट कन्वर्टेड इनटू orange, yellow, reddish color, and that transition in colors, that ripening basically occurs because of the chromoplast. Okay, आते हैं तीसरी कैटेगरी में। The third category of plastid is called as chloroplast. तो we all know this very well. तो क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है बेटा? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और अगर हम प्लांट की भी बात करते हैं तो ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? उसके लीव्स के मीजोफिल सेल्स में, मतलब लीफ के उन सेल्स में विच हैव द एबिलिटी टू स्टोर क्लोरोफिल। अब इनका जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, इवन देयर नंबर। किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल में 40-50 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, किसी में 5 to 10 नंबर्स के ही क्लोरोप्लास्ट हैं, तो इट कैन वेराई। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसकी दोनों मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई तो अंदर वाली मेम्ब्रेन भी ऐसी होगी, हालांकि ये कहीं पे मिलती नहीं है। मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कोई फोल्डिंग्स नहीं होंगी। अब इनके बीच का जो स्पेस है, इनके जो बीच का स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड अगेन इट इज़ फिल्ड विद सम फ्लूइड जो इन दोनों मेम्ब्रेन के फ्रिक्शन को रोकेगा, इनको टकराने से रोकेगा। बाहर वाली मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगी, अंदर वाली कम परमिएबल होगी, सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनके अंदर जो ये स्पेस है, ये खाली स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं बेटा मैट्रिक्स। और क्लोरोप्लास्ट में स्पेसिफिकली एक टर्म आता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो इसके जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में आपको डबल सर्कुलर डीएनए और अगेन सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 70S राइबोसोम मिलता है जो प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है। प्लस इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाइए एक बार ये स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये आपकी दोनों मेम्ब्रेन हो गई, बाहर की दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। बोथ आर कॉन्टिन्यूस, कहीं पे कोई भी फोल्डिंग नहीं है। ये बीच का स्पेस हो गया। ये आपका जो डॉटेड पोर्शन मेंशन्ड है, दिस डॉटेड पोर्शन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसको स्ट्रोमा भी कहते हैं। नाउ अब इस मैट्रिक्स में आपको ऐसे फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, कुछ ऐसे गोल गोल कैरम के कॉइन जैसे, बस थोड़े फ्लैट होते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं थिलाकॉइड्स। तो दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थिलाकॉइड्स। अब थिलाकॉइड वो स्ट्रक्चर है बेटा, डबल मेम्ब्रेन होता है और थिलाकॉइड के अंदर ही आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है, तो इट इज लोकेटेड इनसाइड द थिलाकॉइड प्लस स्ट्रोमा लैमेली। ओके, बट मेन जो हम बात करते हैं वो हमेशा थिलाकॉइड में ही होता है। अब जब ये थिलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक जैसे बना देते हैं, जैसे हम कैरम खेलते हैं तो एक के ऊपर एक कैरम की कॉइन रखते हैं, तो व्हेन दे फॉर्म दिस stacks, so they are called as grana। इस केस में इनको क्या कहा जाता है बेटा? ग्रेना कहते हैं। तो थिलाकॉइड और ग्रेना में ये डिफरेंस याद रखना। थिलाकॉइड एक सिंगल स्टैक को कह दिया, फ्लैट है, और जब सिंगल कॉइन को कह दिया थिलाकॉइड, और जब यही एक के ऊपर एक पाइलअप होंगे तो वी कॉल देम एज ग्रेना। तो यही मेंशन किया होगा मैंने, दे स्टैक ओवर ईच अदर एंड फॉर्म ग्रेना। अब इनके बीच में क्या होती हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये ट्यूब जैसी देखिए, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको ये ट्यूब जैसी दिख रही है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना या एक ग्रेना के थिलाकॉइड को दूसरे ग्रेना के थिलाकॉइड से जोड़ेंगी। तो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं इनको। एंड थिलाकॉइड आई सेड टोल्ड यू डबल मेम्ब्रेन है एंड दे कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। फंक्शन, अब यहाँ का क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन समझना सबसे आसान काम है बेटा। वी ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट या बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स आर एबल टू ट्रैप द सनलाइट
और फिर वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो बेसिकली वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, जो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ फूड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस देयर इज अ स्पेलिंग एरर हियर, मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ plants, and plants are able to synthesize all these because of the pigment called as chlorophyll located inside chloroplast. दूसरा, plants या the organisms in which this plastid is found, obviously these are plants and some protists, only they have the ability to fix the carbon dioxide and release oxygen. तो इस अर्थ में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको फिक्स करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के पास है। एंड अदर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ये टेम्परेरीली और परमानेंटली स्टार्च को स्टोर भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी यूनिक। ये सारे ऑर्गेनेलीज से हटके माने गए हैं और बहुत यूनिक माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण है बेटा, दे हैव देयर ओन डीएनए। इफ यू रिमेंबर, किसी भी सेल में न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है और यही डीएनए सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बट हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अलावा दो ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर इज क्लोरोप्लास्ट, विच हैव देयर ओन डीएनए। और उनका डीएनए कैसा है बेटा? सर्कुलर डीएनए है। अब किसी भी ऑर्गेनेली के पास अगर डीएनए होता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने बहुत सारे प्रोटीन्स को खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। वी नो दैट डीएनए synthesize protein, so mitochondria and chloroplast are able to synthesize their own proteins, but they can't synthesize all the proteins required for their activity. अपने काम करने के लिए वो अपने सारे प्रोटीन नहीं बना सकते, कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनको न्यूक्लियस से भी होती है। दूसरा, बोथ डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। दोनों किससे डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं, मतलब स्प्लिटिंग से। एंड because of this they are able to perform their own function, like they are able to divide by themselves, they are able to synthesize many proteins and enzymes, so they are called as semi autonomous organelles. सेमी का मतलब होता है पार्शियल, ऑटोनॉमस का मतलब होता है अपनी मर्जी से चलने वाले। तो जैसे सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको पार्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और पार्टली कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, so similarly these are also semi-autonomous organelles. So as far as these two organelles are concerned, their semi-autonomous behavior is very important. So that is all for today. In case you have any doubt, just let me know. Thank you.